ऐसे इस वीडियो में देख लीजिए। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। लर्निंग एक बार शुरुआत से आप देख लीजिए और लर्निंग ही टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए अभी। ठीक है, हमने बताया लर्निंग सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। ठीक है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें कभी भी रुकावट नहीं आती है, इसमें कभी भी रुकावट नहीं आती। क्यों? क्योंकि भाई आप डेली कुछ ना कुछ नया तो करते ही हैं अपने जीवन में। अगर हम टीचर हैं तो हम प्रयास यही करते हैं कि और अच्छा कैसे पढ़ा सके, जिसके माध्यम से बच्चा और अच्छा सीख सके। मतलब अच्छा सीख सके नहीं मतलब है कि जल्दी कितनी सीख सके वो। भाई हम आपको अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आप कितनी जल्दी उस चीज को सीख लेंगे। ठीक है, तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात आपको याद रखनी। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम फिर हेडिंग डालिए मोटर लर्निंग। हेडिंग डालिए मोटर लर्निंग। सभी लोग हेडिंग में डाल लीजिए मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग में लिखिए मनुष्यों तथा प्राणियों के किसी घटना, मनुष्यों तथा प्राणियों के किसी घटना विशेष के प्रति कोई भी घटना का मतलब इंसिडेंट कोई भी हो सकता है, अचानक से या आप अपनी निगरानी में है पहले से कि भाई हमको ये करना है कार्य, ठीक है, और इसको इस तरीके से करना है तो पहले से प्रिपेयर कर लो। उसके अलावा आगे क्या लिखा व्यक्ति, क्या लिखा? हाँ, विशेष के प्रति। ठीक है, आगे लिखिए अनुक्रिया करके किसी कार्य को सीखना मोटर लर्निंग कहलाता है। किसी कार्य को सीखना, गामक कार्य को सीखना, किसी गामक कार्य को सीखना मोटर लर्निंग कहलाता है। किसी गामक कार्य को सीखना मोटर लर्निंग कहलाता है। सीखना क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। और मोटर लर्निंग की बात करें तो कोई विशेष घटना, मोटर लर्निंग का मतलब यह है कोई विशेष घटना का मतलब जैसे हो गया, मान लीजिए आज हमको टॉपिक लर्निंग ही पढ़ाना है, हम इसी पर बात कर लेते हैं। तो आज की मोटर लर्निंग हमारी क्या होगी? सीखना। मतलब टॉपिक क्या है? सीखना है। जैसे मान लीजिए आप यहां से किसी विद्यालय में गए और वहां पर आपको एक टास्क दे दिया गया, आपको फुटबॉल के खिलाड़ी तैयार करना है। अब फुटबॉल के जब खिलाड़ी आपको तैयार करना है तो फुटबॉल के खिलाड़ी के लिए उसका गामक प्रशिक्षण क्या होगा? फुटबॉल से संबंधित ट्रेनिंग। उसका गामक प्रशिक्षण क्या होगा? फुटबॉल से संबंधित ट्रेनिंग। अब फुटबॉल से संबंधित ट्रेनिंग में क्या क्या आ सकता है? एजिलिटी, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, जितने भी कंपोनेंट हैं आपके, मोटर कंपोनेंट हैं जो उनको डेवलप करना होगा। तो ये एक विशेष घटना है या विशेष एक जो है क्रिया है जिसको आप अपने माध्यम से करा करके बच्चे को, खिलाड़ी को सिखाने का प्रयास करते हैं, उसके मोटर लर्निंग को सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक, ये है मोटर लर्निंग। अब आगे डालिए, इंग्लिश में एक लाइन लिख लीजिए, लर्निंग इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर। आपके व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। मानव के व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यही क्वेश्चन पेपर में आया है, बिल्कुल सेम लाइन आई है पेपर में। हम फिर अभी आपसे कह रहे हैं कि चाहे क्वेश्चन छोटा हो, चाहे मतलब क्वेश्चन सरल हो या कठिन हो या मध्यम वर्ग का हो, नंबर सभी के समान है।
वो क्वेश्चन वो भी जो सरल होगा वो भी 4 नंबर का होगा, और जो सबसे कठिन होगा वो भी 4 नंबर का होगा। और सरल क्वेश्चन जल्दी गलत होने की संभावना रहती है, और कठिन क्वेश्चन पर तो आप ध्यान दे लेते हैं, उस पर कॉन्फिडेंस होता है ना सरल क्वेश्चन में कि भैया ये तो अरे ये तो इसका आंसर लग जाएगा। तुरंत हो जाएगा। हाँ, तो कहने में यही लाइन आई है पेपर में, आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए। आया है पेपर में, लर्निंग इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर, यानी कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, सीखना कहलाता है। मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? सीखना। बिहार में आया, यूपी में आया है, कई जगह आया है ये, तो इस चीज को ध्यान रखना है। व्यवहार में परिवर्तन, अब जैसे देखिए व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, पहला ऑप्शन मनोविज्ञान, समझिएगा, पहला ऑप्शन मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन मोटिवेशन, तीसरा ऑप्शन लर्निंग, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। अब हाँ लर्निंग होगा, लेकिन आप लोग सोचेंगे व्यवहार में, तो भैया ने बताया था कि साइकोलॉजी कहीं पर भी आए अगर तो समझ लो वो व्यवहार है, मतलब साइकोलॉजी कहीं पर भी आए तो वो व्यवहार है। अब जरूरी थोड़ी ना भाई, आपको क्वेश्चन भी तो देखना कि व्यवहार वो किस लिए पूछ रहा है, वो आपके व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है, यानी कि आपकी आदतें पहले बुरी थी और आपको टीचर ने सिखा के आपकी आदतों को अच्छा कर दिया। आप पहले नहीं पढ़ते थे और टीचर मोटिवेट कर करके आपको पढ़ना सिखा दिया। आप पहले जो है सोचते थे अरे बीपेड कर लो, कहीं ना कहीं प्राइमरी नौकरी मिली जाएगी, वैकेंसी आएंगी 40-50 हज़ार और उसमें हो जाएंगे। लेकिन जब देखे भैया कि कोई रास्ता ही नहीं, तो फिर आपको फिर कोई मिला और वो आपको मोटिवेट कर करके इतना सिखाया कि आज आप पेपर में बैठने लायक हो गए, है कि नहीं है? पहले आप पेपर देते थे 80-70 और आज पेपर दे रहे हैं, कोई 1 नंबर से रुक रहा है, कोई 2 नंबर से रुक रहा है, तो वो क्यों रुक रहे हैं, उसको उसमें परिवर्तन करना, यानी कि वो क्यों 2 नंबर से हम रुक रहे हैं, उसमें परिवर्तन करना भी सीखना ही है कि भाई हमारी कौन सी गलती ऐसी हो रही है जिससे वो दो क्वेश्चन हमारे बार बार गलत हो जा रहे हैं। उन 2 क्वेश्चन, इस बार 2 क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, हमको 4 और सही कर देने हैं, ताकि वो झंझटें खत्म हो जाए कि हम जो है लटके पड़े हैं और कब अंदर आ जाए, वो वाली कहानी ही खत्म हो जाए, है कि नहीं भैया? तो कहने का मतलब ये है कि आपका जैसा व्यवहार होगा, मतलब पहले का व्यवहार और बाद के व्यवहार में जो भी परिवर्तन हुआ है, यही लर्निंग है। पहले के व्यवहार और बाद के व्यवहार में जो भी परिवर्तन हुआ है, यही लर्निंग है। जो लगातार लर्निंग कर लेता है उसकी सफलता बहुत करीब होती है, जो रुक रुक कर करता है उसकी सफलता में थोड़ा सा विलंब होता है। भाई आप अभी पठार पढ़ेंगे, इसी में प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो, हाँ प्लेटियो करके PLETUE करके स्पेलिंग होती है। तो वो पठार जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखते हैं ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका जो सीखना जो मतलब का स्तर होता है एकदम से भागता है और आकर के फिर रुक जाता है, और बहुत लोग ऐसे जो धीरे धीरे चलते हैं और बाद में वो धीरे धीरे एक ऊंचा पहाड़ सा बना देते हैं, मतलब बहुत ऊंचाई तक निकल जाते हैं। तो सबसे अच्छा यही होता है कि आप सनाए चलिए, धीरे धीरे चलिए, और जब खुद आप परिपक्व हो जाएंगे, आप उतना मजबूत हो जाएंगे, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। आपके अकाउंट में हर महीने भैया बिल, जैसे बिजली बिल आ जाता है हर महीने, वैसे आपके अकाउंट में बिल जो है वो आ जाएगा, मीटर खटाक से गिरा 1 तारीख को 80,000। तो मतलब कहने का ये है कि हम जब धीरे धीरे चीजों का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार प्रयास करेंगे, लेकिन कैसे? लगातार। एक दिन का भी गैप वो आपके 0.001% आपका जो सिलेक्शन का जो दायरा है उसे दूर कर देता है। इसलिए एक दिन को गैप नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है चूंकि, तो इस पर हमको बात ज़्यादा बोलनी पड़ेगी। तो सीखिए ऐसे ही लगातार, गैप करके नहीं। ठीक, अब परिभाषाएं लिखिए। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, सीखने की परिभाषाएं। सीखने की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, सीखने की
परिभाषाएं। पहली लिखिए गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार लिखिए, सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के कारण, सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। भाई सीखना क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। जैसा आपका व्यवहार होगा वैसे ही आपके व्यवहार में परिवर्तन भी होता रहेगा। यह बात किसने कही? गिलफोर्ड ने कही। व्यवहार के कारण, आपको गिलफोर्ड को याद रखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, आपको गिलफोर्ड के अनुसार ये बात गिलफोर्ड ने कही। जैसे पिल्सबरी ने क्या कहा? मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। ऐसे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? मानव संबंधों का अध्ययन है। ऐसे ही वाटसन ने क्या कहा? मानवीय व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ऐसे ही वुडवर्थ ने क्या कहा? वातावरण के संदर्भ में साइकोलॉजी की परिभाषाएं जो बता रहे हैं आपको, मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ऐसे ही सिंगर ने क्या कहा? एथलेटिक्स में व्यवहार की खोजबीन। ठीक है। ऐसे ही आपके रास ने क्या कहा? आनंदबद्ध तरीके से, सृजनात्मक तरीके से, आनंदबद्ध और स्फूर्तिदायक। ठीक है, यही तो है। ठीक है, हाँ, ये प्रक्रिया है। ठीक है। ऐसे ही आपके ये नन ने क्या कहा? सृजनात्मक तरीके से। नन ने क्या कहा? प्रोफेसर नन ने क्या कहा? सृजनात्मक तरीके से। ऐसे मैकडूगल ने क्या कहा? जीवन संरक्षण आवृत्ति। मतलब ये वर्ड ऐसे ही आपको याद रखने हैं। ऐसे जॉन लूथर ने क्या कहा? एथलेटिक्स में व्यवहार का अध्ययन। देखिए कितना इजी है भाई। आप अगर उस चीज को कंटिन्यू और बहुत मन से अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके याद करते हैं तो चीजें भूल नहीं सकते हो आप। और सबको याद है। देखिए किसको नहीं, सब लोग बोल रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि आपने उस चीज को कई बार किया होगा। ठीक है। तो अब जैसा आपने व्यवहार किया अपनी किताबों के साथ, वैसे आप किताबों ने आपको दे दिया। भाई आपने किताबों के साथ व्यवहार अच्छा किया, बार बार पढ़ा, तो किताबें आपसे ले लो भैया, रखो, जब पेपर में टिक कर दियो। यही तो है, क्योंकि वो किताबें सब आपकी यहाँ पर पन्ने पलटे हुए सब स्टेपलर लगा रखे हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो खोल के जो है टिक मार दीजिए। है कि नहीं? तो गिलफोर्ड ने क्या कहा? सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। ये किसने बात कही? गिलफोर्ड ने कही। किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा। ठीक है। सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। हाँ, अब लिखिए सीखना व्यवहार की आदतों एवं, क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना व्यवहार की आदतों एवं अभिव्यक्ति, व्यवहार की आदतों एवं अभिव्यक्ति, आदतों एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में
परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है या परिवर्तन है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो वहां पर मानवीय संबंधों का अध्ययन बताया, वो साइकोलॉजी की परिभाषा थी। ये सीखने की परिभाषा क्रो एंड क्रो ने बताई। तो सीखना आदतों एवं आवृत्ति, आदतों एवं आवृत्ति के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, या व्यवहार में परिवर्तन है, यही सीखना कहलाता है। ठीक है, आदतों एवं आवृत्ति, आपको वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है। आदत एवं आवृत्ति को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको, इसमें व्यवहार के कारण अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें आदतों एवं आवृत्ति को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, पूरी परिभाषा याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब स्किनर के अनुसार लिखिए, स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार, हाँ, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। देखिए आप लोग, मतलब दिक्कत कहीं पर कुछ नहीं है, बस आपको क्या है, कंसंट्रेट कर लेना है। 2 महीने 3 महीने कंसंट्रेट कर लीजिए, यही क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला देंगे। तो स्किनर के अनुसार लिखिए, स्किनर के अनुसार लिखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य को आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें ये वर्ड ऐसे हैं जो आपके किसी और परिभाषाओं में नहीं मिलेंगे। लर्निंग की अन्य परिभाषाओं में बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर लर्निंग की परिभाषा आएंगी उसमें ये वर्ड आपको सेम हर परिभाषा में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर लिखिए गेट्स के अनुसार, गेट्स के अनुसार, हाँ, गेट्स के अनुसार, गेट्स के अनुसार गेट्स के अनुसार लिखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से, अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से, अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, क्लियर है भैया ये चीज? तो ये गेट्स के अनुसार हो गई। ठीक है, क्लियर है चीज? इसकी ट्रिक भी आप लिख सकते हैं। जैसे चारों परिभाषाएं हैं, आपको चारों परिभाषाएं एक लाइन में याद करनी है, तो आप इसकी ट्रिक लिख लीजिए। ऐसे लिखिए, गिलफोर्ड के व्यवहार के कारण, लिखिए गिलफोर्ड के व्यवहार के कारण, ट्रिक लिख लीजिए, गिलफोर्ड के व्यवहार के कारण, गिलफोर्ड के व्यवहार के कारण क्रो की आदतों से, क्रो की आदतों से, क्रो की आदतों से, गिलफोर्ड के व्यवहार के कारण, क्रो की आदतों से, क्रो की आदतों से
स्किनर के उत्तरोत्तर सामंजस्य में, स्किनर के उत्तरोत्तर सामंजस्य में, हाँ देखिए फिर से एक बार मिला लीजिए। गिलफोर्ड के व्यवहार के कारण क्रो एंड क्रो की आदतों से स्किनर के उत्तरोत्तर सामंजस्य में गेट्स का अनुभव है। गेट्स का अनुभव है। अगर आप ये ट्रिक बना लेंगे तो इस ट्रिक से ये होगा कि आप ये परिभाषाएं भूलेंगे नहीं। जैसे गिलफोर्ड के व्यवहार के कारण क्रो एंड क्रो की आदतों से स्किनर के उत्तरोत्तर सामंजस्य में गेट्स का अनुभव है। देखिए क्या दिक्कत है, आराम से हो जा रहा है। गिलफोर्ड के व्यवहार के कारण क्रो एंड क्रो की आदतों से स्किनर के उत्तरोत्तर सामंजस्य में गेट्स का अनुभव है। बस क्लियर है ये चीज, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट ऐसे ही स्टार बना के लिख लीजिए। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिखिए, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आंसर होगा? शिक्षकों का व्यक्तित्व। इसका आंसर ले लीजिए, शिक्षकों का व्यक्तित्व। शिक्षकों का व्यक्तित्व शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जवाब होगा शिक्षकों का व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सनालिटी ऑफ टीचर्स। ठीक, पर्सनालिटी ऑफ टीचर्स। ठीक, अब डालिए हेडिंग सीखने की प्रभावशाली प्रवृत्तियां। सीखने की प्रभावशाली प्रवृत्तियां। सीखने की प्रभावशाली प्रवृत्तियां। सीखने की प्रभावशाली प्रवृत्तियां। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी प्रभावशाली प्रवृत्तियां हैं, ऐसी कौन कौन सी तरीके हैं, टेक्निक हैं जिनसे आप जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, जिनसे आप जल्दी सीख सकते हैं। तो वो प्रवृत्तियां आपकी मुख्य लिखिए 6 हैं। 6 प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। सीखने की 6 प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। छह प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। छह प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। तो पहली प्रवृत्ति लिखिए, करके सीखना। करके सीखना, यह आपकी सीखने की प्रवृत्तियां। ठीक है, तो डूइंग बाय लर्निंग, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे?
डूइंग बाय लर्निंग, ठीक है, करके सीखना। दूसरा लिखिए वाद विवाद, आपका जो दूसरा होगा लिखिए वाद विवाद करके, वाद विवाद करके, वाद विवाद करके। पहली प्रवृत्ति कौन सी हो गई? करके सीखना। दूसरी कौन सी हो गई? वाद विवाद करके। तीसरी लिखिए निरीक्षण, हाँ निरीक्षण, तीसरी विधि लिखिए निरीक्षण, निरीक्षण, ठीक है। और चौथी आपकी जो होगी निरीक्षण, चौथी लिखिए सम्मेलन, नहीं चौथी लिखिए सामूहिक विधि, हाँ चौथी लिखिए सामूहिक विधि, सामूहिक विधि, ठीक है। और पांचवी लिखिए सम्मेलन, सम्मेलन। और छठी लिखिए प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि पहली आपकी कौन सी हुई? करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग। दूसरी वाद विवाद, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, देखिए स्कूलों में, आप अपनी बात रखिए, वो सामने वाला अपनी बात रखेगा, पक्ष विपक्ष में आप उनसे लड़िए, आप उनसे लड़िए, लास्ट में निष्कर्ष निकल के कुछ आ ही जाता है कि नहीं भैया? वाद विवाद मतलब बातचीत करके आपस में, वाद विवाद का मतलब लड़ना नहीं कि अपन लड़, हाँ टॉपिक निर्धारित है, आप उसको बात करिए, हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। हम भाई कोई बात बोल रहे हैं तो आप कह रहे हो हाँ सर ये चीज है, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हो। आप चीजों को अगर कोई भी समस्या हो रही, आपने हमको कोई अपनी बात बोली, हमको लगा ये सही है तो ठीक है, नहीं सही तो उसको हम फिर से आपको सही करने का प्रयास करते हैं, तो वाद विवाद हो गया। फिर आपका दूसरा जो है, तीसरा जो है आपका निरीक्षण, सुपरविजन करके, सुपरविजन करके भी तो सीख लेते हैं भाई। आप जो है देखिए ना, लोग मतलब आपको स्कूल में मान लीजिए आपको सबसे मक्कार लड़के निकालने हैं बाहर, आप हर क्लास में कक्षा अध्यापक से कह देते हैं भैया देख लो क्लास में कौन कौन गड़बड़ है, इन पर थोड़ा ध्यान अलग से दे लिया जाए। उसका सुपरविजन करते हैं कि भाई क्यों गड़बड़ है, किस लिए गड़बड़ है, घर में समस्या है, घर में पढ़ नहीं पा रहा है, क्या लाइट की दिक्कत है, क्या समस्या है, तो वो सब चीज़ों का समाधान करते हैं। फिर सम्मेलन, सामूहिक विधि, सामूहिक सामूहिक सामूहिक, ठीक है। सामूहिक विधि तो समझिए जैसे हम लोग बैठ करके चीजों को सीख रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप के साथ, मतलब आप अपना जैसे बहुत लोग होते हैं भैया अकेले नहीं पढ़ पाते हैं, वो क्या करते हैं, 2-4 लोग जब साथ में बैठते हैं तो आपस में वही है, फिर देखिए समूह बना करके और अपने अपनी बातों को सामने रखते हैं, तो नई नई बातें निकल कर सामने आ जाती हैं, उससे सीखते हैं। फिर सम्मेलन करके, मतलब सम्मेलन का मतलब यह है सेमिनार टाइप से, कोई भी जैसे एक टॉपिक पर चर्चा हो रही, जैसे परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते हैं, हाँ ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपके ये कोई टॉपिक ले लिया और उस पर जो है एक सेमिनार या वर्कशॉप टाइप सेमिनार लगा लिया, भाई उस पर सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर, हर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आए, वो अपनी अपनी बातों को, उस टॉपिक को अपनी अपनी बातों के माध्यम से आपको सिखा कर चले जाते हैं, सम्मेलन करके। और लास्ट में प्रोजेक्ट विधि, वही है प्रोजेक्ट विधि का मतलब ये है जो आजकल के नए उपकरण आ गए हैं, जैसे मोबाइल है, प्रोजेक्टर है, या कोई भी चीजें हैं, वीडियो ऑनलाइन, देखिए आप लोग भी तो वही काम कर लेते हैं, घर पर बैठ करके बढ़िया सा वीडियो देख लेते हैं और सीख लेते हैं उससे, प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से। या कोई प्रोजेक्ट आपको दे ही दिया गया, टास्क दे दिया गया कोई कि यह भाई आपको काम करके लाना है, प्रोजेक्ट बना के लाना है। अब जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें विभिन्न बातों को लिखेंगे, उसमें हर चीज को जो है आप
इंगित करेंगे कि भाई ये चीज होती, जैसे मान लीजिए आपसे हमने ये कह दिया कि जाओ भैया H2 सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला करके क्लोरीन से मिला करके जो है बना के ले आओ, तो आप जा करके उस पर पूरी उसकी हिस्ट्री निकाल लिखने लगते हो, तो उससे भी तो जब हिस्ट्री निकाल निकले तो उसमें नई नई बातें आपके सामने आ जाती हैं, है कि नहीं भैया ये चीज़ है भाई। जैसे आप लेसन प्लान वगैरह लेते हो, लेसन प्लान भी जो है आप उनसे भी तो सीखते ही हो, टीचिंग एबिलिटी अपनी बढ़ाते हो, डेवलप करते हो। बीपीएड में बीएड में अपना क्या करते हो, लेसन प्लान लेकर के ही तो सीखते हो। थ्योरी लेसन प्लान अलग हो रहा है, एक्टिविटी लेसन प्लान आपका अलग हो रहा है, उनके माध्यम से सीखते हो आप, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब ये है, अब देखिए महत्वपूर्ण ये तो था ही इसको समझना, लेकिन कैसे इसको आप याद रखेंगे बहुत इजी है। सभी लोग सुनिएगा ध्यान से, कैसे इसको आप याद करेंगे। देखिए इधर, अगर पेपर में आ जाए सीखने निम्नलिखित में से सीखने की प्रभावशाली प्रवृत्तियां हैं, आप मान लो इसमें से कोई आप मिस कर दिए, लेकिन मिस नहीं करेंगे आप, इसका एक तरीका एक ट्रिक बना लो। कैसे? करके वाद विवाद, करके वाद विवाद, करके वाद विवाद पर निरीक्षण, सामूहिक सम्मेलन लगा करके प्रोजेक्ट विधि से सीखा। ठीक है, करके वाद विवाद का निरीक्षण सामूहिक सम्मेलन में प्रोजेक्ट विधि से सीखा। मतलब ऐसे से एक लाइन गाने की तरह याद हो जाएगी, करके वाद विवाद में करके वाद विवाद का निरीक्षण। यहां पर क्या वर्ड जोड़ना है आपको? का, इसको जोड़ देना है। करके वाद विवाद का निरीक्षण सामूहिक सम्मेलन विधि से प्रोजेक्ट में सीखा, या प्रोजेक्ट विधि से सीखा। ठीक, हाँ, जैसे आपको याद हो पाए। हाँ ठीक है, हम लोग तो ऐसे याद है, जो सब रटा हुआ है तो क्या उसमें भाई, जो नए लोग हैं उनके लिए समस्या है थोड़ी सी। हम तो ऐसे बता देंगे, करके वाद विवाद निरीक्षण सामूहिक सम्मेलन प्रोजेक्ट, लो खत्म। नहीं, वही बता रहे, जैसे आपको इसे याद है, लेकिन जब आप इसमें परिपक्व हो जाएंगे, आप बढ़िया इन सब चीजों को अच्छे से आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा, तो वो फिर ट्रिक भी अलग है, क्योंकि वो सब आपके यहाँ पर रखा हुआ है। करके वाद विवाद निरीक्षण सामूहिक सम्मेलन प्रोजेक्ट, खत्म। समझे? ठीक है भैया, ये आप ट्रिक लिख लीजिए, करके वाद विवाद, करके वाद विवाद का निरीक्षण सामूहिक सम्मेलन में प्रोजेक्ट विधि से सीखा। ठीक, सामूहिक सम्मेलन में प्रोजेक्ट विधि से सीखा। करके वाद विवाद का निरीक्षण सामूहिक सम्मेलन में प्रोजेक्ट विधि से सीखा। ये सीखने की प्रभावशाली प्रवृत्तियां हैं, सीखने की प्रभावशाली प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, अब डालिए हेडिंग सीखने के नियम। हेडिंग डालिए सीखने के नियम, सीखने के नियम। सीखने के नियम, तो लिखिए सीखने के दो नियम होते हैं, सीखने के दो नियम होते हैं। सीखने के दो नियम होते हैं। पहला लिखिए प्राथमिक नियम, सीखने के दो नियम होते हैं। पहला लिखिए प्राथमिक नियम, हाँ, दूसरा लिखिए गौड़ नियम। प्राथमिक को प्राइमरी कह सकते हैं आप, गौड़ को सेकेंडरी। पहला प्राथमिक नियम और दूसरा गौड़ नियम। प्राथमिक नियम को आप प्राइमरी लॉ और गौड़ नियम को सेकेंडरी लॉ। ठीक है, प्राथमिक नियम और गौड़ नियम। ठीक है, दो नियम होते हैं, यही दो नियम आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, उनको लगता है कि सीखने के 3 नियम होते हैं, हाँ, और वो तुरंत चले आते हैं तत्परता का नियम,
अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इसमें भाग आते हैं। लेकिन वो नहीं, सीखने के नियम दो ही है, सभी लोग क्लियर कर लो। सीखने के सिर्फ दो नियम है, पहला प्राथमिक प्राइमरी लॉ, दूसरा सेकेंडरी लॉ, गॉड यानी कि। ठीक, अब डाले हेडिंग। और ये दोनों नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। लिखिए नीचे नोट करके, ये दोनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए। ये दोनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए। ये दोनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए। ये दोनों नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। तो पहला लिखिए प्राथमिक नियम। साइकोलॉजी क्लियर तो हो रही होगी, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि अब हमको सब आ रहा है। आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे इस चीज को, है कि नहीं भैया? और जैसे जो नई चीजें जुड़ी हैं वो तो आपको मिल ही जा रही है थोड़ी बहुत, अभी ऐसे मिलती भी रहेंगी। ठीक, अभी देखिएगा जब इस बार हम लिखवाएंगे तो आपको एक नया वर्ड मिलेगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। तब आप कहेंगे यही होता है। बस मेन मुख्य जो बातें होती हैं, हर बार टीचर पढ़ाता जरूर है, लेकिन दो चार चीजें भी भैया अपडेट हो जाए, हमको सिलेक्शन तो पता नहीं, वही कहीं करा के ना चली जाए, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है लगातार पढ़ना। ठीक, तो लिखिए पहला प्राथमिक नियम में लिखिए, हाँ लिखिए, यह 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक नियम में लिखिए, यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए लॉ ऑफ रेडीनेस। इंग्लिश में लिख लीजिए लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, तत्परता का नियम लिखिए। इस नियम को माइंड सेट, इस नियम को माइंड सेट का नियम भी कहते हैं। इस नियम को माइंड सेट का नियम भी कहते हैं। माइंड सेट का नियम भी कहते हैं। माइंड सेट का नियम भी कहते हैं। आगे लिखिए भैया, इस नियम में किसी काम को करने के लिए, इस नियम में किसी काम को करने के लिए तैयार होना पड़ता है। तैयार होना पड़ता है। किसी काम को करने के लिए तैयार होना पड़ता है। अब आप लोगों को एक चीज क्लियर हो रही होगी, आप बता दीजिए। अच्छा, इसमें कोई भी एक बोल दे, क्या यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में? मतलब निश्चित है, मतलब आपका एक क्वेश्चन कोई नहीं ये काट सकता है, और यही लोग क्वेश्चन गलत करके आते हैं। कैसे, किसे क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन ज्यादातर आता है पेपर में। ठीक है, तो इस नियम में आपको तैयार होना पड़ता है। जैसे तालाब और घोड़े का संबंध, जैसे तालाब और घोड़े का संबंध, तालाब और घोड़े का संबंध, तालाब और घोड़े का संबंध। ठीक है, अब इसमें आप बताइए, क्या घोड़े को आप तालाब के पास ले जा सकते हैं? लेकिन पानी नहीं पिएगा वो।
अगर उसको प्यास नहीं है तो। ठीक है भाई, अगर पानी नहीं पीना है तो पानी नहीं पिएगा, अगर पीना है तो पी लेगा। तो पहले से तैयार होना पड़ता है। अगर प्यास लगी है तो आप पानी जरूर पिएंगे। ठीक है, ठीक, क्लियर है। तो अब वही चीज है भाई, आप लोगों को आवश्यकता है नौकरी की, तो आप लोग खोजते हुए आ गए यहाँ तक। हाँ, ठीक है कि नहीं? आप लोगों को आवश्यकता है तो आप लोग यहाँ आगे पढ़ने, नहीं होती तो भाई अपना काम देख रहे होते। ठीक है, तो लिखिए दूसरा तो हाँ, ये चीज ध्यान कर लीजिए कि लॉ ऑफ रेडीनेस को हम यानी कि तत्परता के नियम को हम माइंडसेट का नियम, पहले से आपको माइंडसेट करना होता है। यही नियम आपका तत्परता का नियम या लॉ ऑफ रेडीनेस कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा डालिए अभ्यास का नियम। हाँ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो लिखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लिखिए, इस नियम को बारंबारता का नियम, इस नियम को बारंबारता का नियम, इस नियम को बारंबारता का नियम, इस नियम को बारंबारता का नियम तथा उपयोग और अनुपयोग का नियम, उपयोग और अनुपयोग का नियम, तथा पुनरावृत्ति का नियम भी कहते हैं, तथा पुनरावृत्ति का नियम भी कहते हैं। पुनरावृत्ति का नियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है? अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? माइंडसेट का नियम कहते हैं, माइंडसेट का नियम। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? नहीं, इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहेंगे, और दूसरा इसको बारंबारता का नियम, उपयोग और अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, हाँ, बारंबारता का नियम कमा उपयोग और अनुपयोग का नियम या पुनरावृत्ति का नियम। ठीक है, विद्वान बात नहीं, पुनरावृत्ति का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए आपका जो है अभ्यास का नियम, अभ्यास से मतलब एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को हम बारंबारता, पुनरावृत्ति, उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। बारंबारता का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, उपयोग और अनुपयोग का नियम। इजी है, इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लिखिए आगे, डालिए हेडिंग उपयोग। उपयोग क्या है भाई? उपयोग और अनुपयोग नियम है क्या ये? तो डालिए हेडिंग उपयोग।
उपयोग। तो उपयोग में लिखिए कार्य को दोहराया जाए। उपयोग में लिखिए कार्य को दोहराया जाए। कार्य को दोहराया जाए जिससे कार्य और अधिक प्रभावशाली तथा स्थायी बन जाए। जिससे कार्य और अधिक प्रभावशाली तथा स्थायी बन जाए। जिससे कार्य और अधिक प्रभावशाली तथा स्थायी बन जाए। ठीक है, कार्य और अधिक प्रभावशाली तथा स्थायी बन जाए। उपयोग का मतलब क्या है भाई? जैसे मान लीजिए हमने एक आपको टॉपिक लिखवा दिया और उस टॉपिक को जाकर के भैया आप बाद में पढ़ेंगे नहीं तो वो स्थायी कैसे बन पाएगा? और स्थायी बनाने के लिए इसलिए तो इसको कहा गया ना बारंबारता, मतलब रिपीटिशन। बारंबारता मतलब बार बार उस काम को करना। उपयोग और अनुपयोग, बार बार उसको अपने उपयोग में लाना। जैसे कोई भी भैया मशीनरी हो, अगर मशीनरी को आप रख दीजिए तो किसी काम की नहीं रह जाती है, और बार बार उपयोग में लाते हैं तो चलती रहती है। बाइक आप खड़ी कर दीजिए महीने भर घर पर, उसका काम स्टार्ट ना हो, और बाइक ऐसे बताओ सालों साल चलती रहती है। ऐसे ही भाई आपकी किताबें हैं, आप घर पर रख दीजिए तो आप में क्या होगा? जीरो। जो लर्निंग की प्रक्रिया होगी क्या होगी? वो शून्य होगी। और अगर इसी चीज को जाकर के बार बार घर पर पढ़ रहे हैं तो आपकी लर्निंग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। वो बिल्कुल बैठ जाएगा कि भैया अब इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब डालिए अनुपयोग। अनुपयोग में क्या होगा? अवसर ही ना मिले। अनुपयोग में क्या होगा? लिखिए कार्य को दोहराने का अवसर ही ना मिले। अनुपयोग हरी डाल के लिखिए कार्य को दोहराने का अवसर ही ना मिले। कार्य को दोहराने का अवसर ही ना मिले, ये क्या होगा? अनुपयोग होगा। कार्य को दोहराने का अवसर ही ना मिले। ठीक है, मौका ही ना मिले, यानी कि आपने बहुत झंझट पाल रखे हैं, तो जो आपका पढ़ने वाला कार्य है उसको कोचिंग में तो हो जा रहा है लेकिन घर पर नहीं हो पा रहा है, तो वो समस्या कहाँ लाएगा? टीजीटी सिलेक्शन में। अवसर ही नहीं मिल रहा है। अवसर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने ये सोच रखा है कि भैया हमारे पास ये भी तो काम है, लेकिन जिसने ये सोच लिया है काम पढ़े रहा है तो बादम हो जाए पहले पढ़ लो, वो काम हो जाएगा। आप बताया तो कोई काम रुका है किसी का? आप 50,000 कमाओ तो वो काम नहीं रुकी है, अब 5,000 कमाओ तो वो काम नहीं रुकी है। ये तो विचार हमको करना है कि हमको कैसे अपने आप को ढालना है। अवसर तभी नहीं मिलेगा सीखने का जब आप उस चीज में अपने आप को उपयोग ही नहीं करेंगे। अनुपयोग का नियम, इसीलिए इसे अनुपयोग का नियम कह दिया गया, मतलब उपयोग और अनुपयोग का नियम कह दिया गया। लाभ अभ्यास को। आपसे ये कोई कहे कि भैया आपको 150 की स्पीड से बॉल फेंकना है, अरे तो आप ऐसा करो 2 तारीख का 150 स्पीड से फेंक लियो, तो क्या फिर अगले साल 2 तारीख का मिला भाई? फेंक लिया? नामुमकिन है भाई। आपको उसको फेंकने के लिए आपको बारंबारता रिपीटिशन करनी ना उसकी। आपको अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, मसल्स की, जो भी आपकी थ्रोइंग मसल है, ठीक है, आपको एंडोरेंस भी बढ़ाना है, सब कुछ करना है। प्रॉपर मूवमेंट होगा तभी तो बॉल फेंक पाओगे। प्रॉपर रिलीजिंग होनी चाहिए, कहाँ से रिलीज करना है, कहाँ पर छोड़ना है, कितना एंगल जाना है, कितना जंप लेनी, सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें। बायोमैकेनिक, किनेसियोलॉजी, सब कुछ उसमें लगाना पड़ता है आपको। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसमें यही है, लिखिए इसे सीखने की रीढ़ भी कहते हैं। लिखिए
अभ्यास के नियम को लिखिए, इसे सीखने की रीढ़ भी कहते हैं। अभ्यास के नियम को लिखिए, इसे सीखने की रीढ़ भी कहते हैं। सीखने की रीढ़ भी कहते हैं। ठीक है भैया, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुनरावृत्ति है, बार बार करना है आपको काम को, और जो काम बार बार करेंगे बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, डालिए हेडिंग अब प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया है, सीखने की रीढ़ किस नियम को कहा जाता है? ठीक है, हाँ, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, सीखने की रीढ़ किस नियम को कहा जाता है। हाईलाइट करके इसको छोड़ ना देना, नहीं तो ये तुम्हारा साथ छोड़ देगा। जैसे बहुत लोग हैं कि वो बात जान ही नहीं पाते हैं कि इस पर हमने पॉइंट किस लिए रखा था। हमने हाईलाइट तो कर दिया उसको, अब बाद हम यही नहीं जान पाते हम ये पॉइंट रखा किस लिए है, क्या इंपॉर्टेंट कि गलत तो ना है, ऐसा चला कि कहीं जो है क्वेश्चन गलत रहा है। ठीक, तो सीखने की रीढ़ जो है आपका कौन होगा? अभ्यास का नियम। ठीक है, तो फिर से तत्परता के नियम को माइंडसेट का नियम कहते हैं। ठीक है, अभ्यास के नियम को बारंबारता, उपयोग और अनुपयोग और पुनरावृत्ति का नियम या सीखने की रीढ़ भी कहते हैं। हमको कहानी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक, आप लोग ये ना समझना कि कहानी इसमें नहीं लिखवाई जा रही, बीपेड पेपर देना होता कहानी लिखवा देते पूरी, है कि नहीं भाई? हमको टीजीटी मार्क से ऑब्जेक्टिव टाइप आना है, टिक कर देना है, यहीं से आएगा क्वेश्चन, ये कंफर्म है। तो डालिए प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम तीसरा है, प्रभाव का नियम। ठीक है, तो प्रभाव के नियम को हम दंड और पुरस्कार तथा, इसे हम क्या क्या कहते हैं? दंड और पुरस्कार और कॉमा संतोष व अवखेदन का नियम भी कहते हैं। संतोष व अवखेदन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे लॉ ऑफ इफेक्ट को हम और किस नाम से जानते हैं? संतोष और अवखेदन और दंड और पुरस्कार का नियम भी कहते हैं। यही महत्वपूर्ण है भैया। लॉ ऑफ इफेक्ट आएगा कि प्रभाव के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? प्रभाव के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन होगा लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या हम बोल रहे थे? अच्छा, ठीक ठीक, सॉरी। प्रभाव के नियम को और किस नाम जाना जाता है? पहला ऑप्शन लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ रिपीटिशन, मतलब बारंबारता का नियम। तीसरा ऑप्शन संतोष और अवखेदन का नियम। चौथा ऑप्शन माइंडसेट का नियम। हाँ, अगर आपका माइंड सेट है, पहले से आप तैयार हैं, तो आप टिक कर देंगे संतोष और अवखेदन। ठीक, कि हाँ भाई ये चीज सही है, क्योंकि पढ़े हैं आप, इतना आपको खुद विश्वास है अपने आप पर। ठीक है, तो आपका जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का नियम जो है, ये है आपका दंड और पुरस्कार का नियम, संतोष और अवखेदन का नियम भी कहते हैं। इसमें लिखिए आगे भैया, इस नियम में दोनों का प्रभाव पड़ता है। इस नियम में संतोष और अवखेदन यानी कि दोनों का प्रभाव पड़ता है। इस नियम में संतोष और अवखेदन दोनों का प्रभाव पड़ता है।
इस नियम में संतोष और अवखेदन दोनों का प्रभाव पड़ता है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति हुई तो, यदि लक्ष्य की प्राप्ति हुई तो संतोष की प्राप्ति होती है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति हुई तो संतोष की प्राप्ति होती है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति हुई तो संतोष की प्राप्ति होती है। लक्ष्य की प्राप्ति आपको लक्ष्य मिल गया तो आपको संतोष, सेटिस्फैक्शन तो होगा ही। यदि नहीं हुई तो अवखेदन। यदि नहीं हुई तो अवखेदन, मतलब दुख होता है। देखो अवखेदन ना लिखना, दुख लिख लेना। यदि नहीं हुई तो दुख होता है। दुख का अनुभव होता है, चाहे लिख लो, दुख का अनुभव होता है। आपको अगर लक्ष्य की प्राप्ति हुई तो संतोष, यानी कि आप सेटिस्फाई हैं। अगर नहीं प्राप्ति हुई तो आपको दुख होता है। भाई जाहिर सी बात है, ये आपको दुख होता है। हम तो चाहते हैं भगवान करे कि जो है दिल से कि भाई सभी का सिलेक्शन टीजीटी में हो जाए, ठीक है। और जब सभी का सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपसे ज्यादा खुशी हमको होगी। आप अपनी मतलब आपको तो सेटिस्फाई आप तो हो ही गए, लेकिन आपसे ज्यादा हम होंगे। क्योंकि हमारे लिए जैसे भाई हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप लोग बस अपनी लाइन पर लग जाइए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। जब लाइन पर लग जाएंगे तो सब कुछ ठीक है। तो वहां से आपको जब लक्ष्य मिल गया तो आपको संतोष, जब नहीं मिला तो अवखेदन, नहीं दुख होगा। अब दुख तो नहीं लाना है इस बार, क्योंकि इस बार हमको मेहनत अच्छे से करनी है, ठीक है। इसमें भी एक महत्वपूर्ण लाइन है और ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखिए। यह नियम गहन अध्ययन का नियम भी है। यह नियम गहन अध्ययन का नियम भी कहलाता है। यह क्वेश्चन आया है पेपर में इस बार। कौन से नियम को गहन अध्ययन का नियम कहते हैं? वो आपका आंसर क्या सही होगा? लॉ ऑफ इफेक्ट। ये किसका है नियम? थॉर्नडाइक का ही तो है भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ठीक, यह नियम आपका गहन अध्ययन का नियम भी कहलाता है। डालिए हेडिंग गौड़ का नियम। गौड़ का नियम। देखिए प्राथमिक नियम कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। तत्परता के नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा नाम माइंडसेट का नियम, ठीक है। फिर आपका आ जाइए आप दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को बारंबारता का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, ठीक भैया। तीसरा आ जाइए, और हाँ, सीखने की रीढ़ की मतलब रीढ़ की हड्डी भी इसको कहा जाता है, किसको? अभ्यास के नियम को। तीसरा आ जाइए प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को दंड और पुरस्कार का नियम, संतोष और अवखेदन का नियम। यदि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो संतोष, सेटिस्फैक्शन मिलता है। यदि नहीं हुई तो दुख यानी कि अवखेदन का अनुभव होता है, ठीक। इसे सीखने का गहन अध्ययन का नियम भी कहते हैं। गहन अध्ययन का नियम भी कहते हैं। प्रभाव का है ना, मतलब आपने गहन अध्ययन किया तभी तो लक्ष्य की प्राप्ति हुई, तभी तो आप पर प्रभाव पड़ा उसका। जिसने नहीं किया तभी संतोष मिला, जिसने नहीं किया वो बीच में ही लटका रहेगा। काम तो सबके पास होंगे, लेकिन 3 महीने जिसने अपने काम को इग्नोर कर दिया वो 30 साल जिंदगी में मौज करेगा। अब सिर्फ 3 महीने आपके पास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये गहन अध्ययन करना है आपको। देखिए सब कुछ पढ़ा रहे हैं, वही तो काम आपको करना है। नियम भी यही कहता है, बारंबार, गहन, तभी तो लक्ष्य मिलेगा,
ठीक है। और जो इससे दूर रहता है, रिजवान जैसे गए तो क्रॉस कंट्री करा दी, आज वहाँ फोन आएगा कहीं चलो अच्छा जो है कचहरी हुई है, जब कल वहाँ फोन आ गया अच्छा आना है चलो अच्छा वहाँ गेम करवा दी। तो फिर नहीं, गेम तो सब होते रहेंगे जीवन भर, लेकिन जो मीटर है वो ना चालू होते हैं, जो मीटर है वो नहीं चालू हो पाएगा, और उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आप ही भुगतोगे। जब कोई चीज आवश्यकता पड़ेगी आपको तो आप विचार करोगे भैया ये लिए या ना ले। ठीक है, तो लिखिए गौड़ नियम। गौड़ नियम, लिखो गौड़ नियम। ठीक है, ये हम आपको गौड़ जो नियम है ये मुख्य मुख्य बताएंगे, 6 होते हैं गौड़ नियम मुख्य मुख्य जो आपके हैं। ठीक है, तो पहला लिखिए निकटता का नियम। निकटता का नियम, निकटता का नियम। दूसरा लिखिए अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति का नियम। तीसरा लिखिए समीकरण का नियम। समीकरण का नियम। जैसे एक कहावत नहीं कही गई है, सभी लोग बहुत फेमस कहावत है, कटुक वचन है औषधि, मधुर वचन है तीर। कड़वे वचन जो है दवाई के समान काम करते हैं, और मीठे वचन जो है कहाँ घाव कर देंगे आप जान नहीं पाओगे। तो हमारी बात जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन वो जो है दवाई है समझ लो। हाँ, ये आयुर्वेदिक दवाई है। हाँ, धीरे धीरे काम करेगी, और एक दिन जो है तुम जब 80,000 मालिक हो जाओगे तो फिर बाद में भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी ना भूलो। प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता का नियम। पांचवा लिखिए नवीनता का नियम। और छठा लिखिए विपरीतता का नियम। ठीक है, ये 6 नियम होते हैं आपका। पहला है निकटता का नियम, दूसरा अभिवृत्ति का नियम, तीसरा समीकरण का नियम, चौथा प्राथमिकता का नियम, पांचवा नवीनता का नियम, और छठा आपका विपरीतता का नियम। इसकी भी ट्रिक है। हाँ, निकट अभी समीकरण प्राथमिक नवीन विपरीत है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, निकट अभी समीकरण, ऐसे अंडरलाइन कर लो, निकट अभी समीकरण प्राथमिक नवीन विपरीत है। इसको लिख लीजिए याद करने के। भैया देखिए ये सब चीजें याद नहीं हो पाती हैं, 6 चीजें आप नहीं याद रख पाएंगे, लेकिन अगर आपने ट्रिक बना ली तो आपको वह बात जीवन पर्यंत याद रहेगी। हाँ, निकट अभी विपरीत, निकट अभी समीकरण प्राथमिक नवीन विपरीत है। लिख लीजिए इसको, निकट अभी समीकरण प्राथमिक नवीन विपरीत है। निकट अभी समीकरण प्राथमिक नवीन विपरीत है। निकट अभी समीकरण प्राथमिक नवीन विपरीत है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। भाई जब ये आपको ट्रिक याद होगी तो वहां पर भी आपके दिमाग में बात फंस जाएगी। ये है बस। ठीक ऐसे ही ट्रिकें जो है पूरे फिजिकल एजुकेशन संसार में हम आपको दे देंगे, और जिसे आप जो है बहुत छोटा सा एक
जो है गुच्छा बना करके वहां ब्लास्ट कर देना जा करके पेपर में। ठीक है, तो ये क्लियर है? बताइए आप लोग, अगर क्लियर है ये ट्रिक तो आप लोग हैंड अप कर दीजिए। ठीक, हाँ, निकट अभी विपरीत है प्राथमिक नवीन, सॉरी निकट अभी समीकरण प्राथमिक नवीन विपरीत है। ठीक, क्लियर है बिल्कुल? ऐसे याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक, अब कुछ जो है ऐसे मतलब अलग से लिख लीजिए, सिद्धांत है ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण है, थॉर्नडाइक के अनुसार ही है वो भी। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये हेडिंग डाल लीजिए, थॉर्नडाइक के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। अरे सॉरी थॉर्नडाइक से काट दीजिए बस, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत डाल लीजिए। थॉर्नडाइक के अनुसार तो लिखवा ही दिए थे ना दोनों भाई, प्राथमिक और गौड़ तो लिखवा ही दिया पूरा। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये हेडिंग डाल लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये हेडिंग पड़ जाएगी। इसमें लिखिए, पहला लिखिए भैया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत लिखिए। यह आगे लिख लीजिए, बंडूरा ने दिया, बंडूरा ने दिया, बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने दिया। ठीक भैया, क्लियर है? सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक संपर्क का सिद्धांत और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा। ऐसे याद करना है, सामाजिक वाले जितनी बातें हैं सब एक जगह रख दो और सबको अलग अलग जो है क्लासिफाई कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो, उनको देख लो। फिर सामाजिक संपर्क का सिद्धांत लूमले, सामाजिक विकास के सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा। क्लियर है भैया? ठीक, अगला लिखिए, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। चिन्ह मतलब मार्क, चिन्ह मतलब मार्क वाला चिन्ह है ये। ठीक है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत लिखिए, टॉलमैन ने दिया, टॉलमैन ने दिया। पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ये, टॉलमैन ने दिया। देखिए सभी लोग एक समझ लीजिए, वो जड़ी बूटी समझिए, जो नेट के क्वेश्चन होते हैं, नेट में जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर आप लोग देख लीजिए, वो जड़ी बूटी हैं सब। जब कोई दवा ना काम करे तो जो है सीधे कैलाश पर्वत चले जाओ और वहां दो चार जड़ी बूटी उठा लाओ, वही दो चार तो क्वेश्चन गलत ही रहे। मतलब ऐसा होता है, जैसे जो टीचर पेपर बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को बदलने के लिए अपना नया क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ऐसी जगह उठाएंगे जहां तक कि आप लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमने पिछले 21 टीजीटी में देखा कि नेट से क्वेश्चन उठा करके वन लाइनर वाले और उसमें रख दिए पेपर में, और यही काम टीजीटी में नहीं कई पेपरों में किया। ठीक है, तो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया किसने दिया? टॉलमैन ने। ठीक, दूसरा लिखिए, व्यवहार अधिगम का सिद्धांत। क्योंकि ये यहाँ का नहीं, यहाँ की बात नहीं है, लेकिन लिख लीजिए, महत्वपूर्ण हमने इसीलिए हेडिंग डलवा दी ना। व्यवहार अधिगम का सिद्धांत, व्यवहार अधिगम का सिद्धांत वाटसन ने दिया, व्यवहार अधिगम का सिद्धांत वाटसन ने दिया। तो लर्निंग क्या है ये सारे? ठीक है, अधिगम मतलब सीखना। ठीक, व्यवहार अधिगम का सिद्धांत वाटसन ने दिया। अगला लिखिए, समीप्य, समीप्य, समीप्य आदिपा और या, समीप्य अधिगम का सिद्धांत, समीप्य अधिगम का सिद्धांत गुथरी ने दिया। गुथरी भाई, ठीक, समीप्य अधिगम का सिद्धांत गुथरी, गुथरी।
था थर्मस वाली था, गुथरी, गुथरी ने दिया। ठीक है, समीप अधिगम का सिद्धांत गुथरी ने दिया। अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत हैगार्ट ने दिया। हैगार्ट, टा है टा टमाटर, हैगार्ट ने दिया, हैगार्ट ने दिया। अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत हैगार्ट ने दिया। ठीक है, हैगार्ट ने दिया। संतुष्टि का नियम मार्लियन जैनेट ने दिया। संतुष्टि का नियम मार्लियन जैनेट ने दिया। संतुष्टि का नियम मार्लियन जैनेट ने दिया। संतुष्टि का नियम किसने दिया? मार्लियन जैनेट ने दिया। ठीक है, फिर से एक बार, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडुरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडुरा ने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडुरा ने दिया। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडुरा ने दिया। सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक संपर्क की अवधारणा लूमले, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडुरा। ठीक है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने दिया। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने दिया। व्यवहार अधिगम का सिद्धांत वाटसन, व्यवहार अधिगम का सिद्धांत वाटसन। ठीक है, वाटसन ने परिभाषा भी दी थी, शुद्ध व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार अधिगम का भी सिद्धांत वाटसन ने दिया। ऐसे याद रहेगा ना, व्यवहार अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? वाटसन ने दिया। और व्यवहार जो है शुद्ध विज्ञान है, यह बात भी वाटसन ने कही। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? वाटसन ने दी। किसकी परिभाषा है? मनोविज्ञान की। और व्यवहार अधिगम का सिद्धांत जो है, यह भी वाटसन ने दिया। फिर से एक बार, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडुरा, सामाजिक संपर्क की अवधारणा, सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन। ठीक है, व्यवहार अधिगम का सिद्धांत वाटसन। ठीक है, समीपस्थ अधिगम का सिद्धांत गुथरी। ठीक है, हाँ, गुथरी, गठरी से याद रखो गुथरी। और गुथरी तो कही जाती गाँव में, यहाँ गुथरी रखी है। ठीक है, हाँ, समीपस्थ अधिगम का सिद्धांत, गुथरी हमारे समीप है, ऐसे याद कर लो इसको, नहीं याद हो पाए। गुथरी हमारे समीप है, मतलब गुथरी का सिद्धांत किसने दिया? सॉरी, समीपस्थ अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया। समीपस्थ अधिगम का सिद्धांत गुथरी ने दिया। गुथरी हमारे समीप है, ऐसे याद रखो। समीपस्थ अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया। फिर अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत हैगार्ड, अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत हैगार्ड, अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत हैगार्ड ने दिया। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर से एक बार, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडुरा, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन। ठीक है, व्यवहार अधिगम का सिद्धांत वाटसन। देखो व्यवहार नहीं भूल रहे हो, व्यवहार अधिगम नहीं भूल रहे हो। और समीपस्थ अधिगम का सिद्धांत गुथरी है, देखो नहीं भूल रहे हो। देखो दो चीज तो क्लियर हो गया बिल्कुल, मतलब व्यवहार अधिगम का सिद्धांत वाटसन और समीपस्थ गुथरी। देखो वही चीज आ रही बार बार, समीपस्थ है गुथरी, समीप है गुथरी, तो समीपस्थ अधिगम का सिद्धांत गुथरी, और अनुकरणात्मक अधिगम का सिद्धांत हैगार्ड है। देखो देखो कितना सरल होता है याद करना, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, क्लियर है? तो क्लियर है ना भैया? ठीक, इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखिए, और आगे कल बता देंगे। ठीक है।